अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम यासिर महमूद है और हाल ही में मैंने सपोज़ मैथ चैनल को जॉइन किया है। हमारी ये ख़्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान में पढ़ने वाले तमाम तलबा के लिए ऐसे कोर्सेज़ ऑफ़र करें, जो कि आपकी मैथमेटिकल स्किल्स को, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को और आपकी लॉजिकल रीज़निंग को मज़बूत करेंगे। इस सीरीज़ में पहला कोर्स हम लॉजिक 1 या इंट्रोडक्शन टू लॉजिक के नाम से शुरू कर चुके हैं और कुछ तलबा की ख़्वाहिश थी कि हम उर्दू में भी ये कोर्स शुरू करें। तो ये इस सिलसिले में, इस कोशिश में पहली कड़ी ये साबित होगी, क्योंकि हमारी मैथमेटिक्स की डिग्रीज़ में अक्सर कोर्सेज़ वैसे भी इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं और साइंस के तमाम सब्जेक्ट्स भी इंग्लिश में ही ऑफ़र होते हैं। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम लिटरेचर सारा जो होगा वो इंग्लिश का ही यूज़ करेंगे और जो बोलने की ज़ुबान है उसे हम उर्दू में कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हमें जो टर्म्स हैं, जो अल्फ़ाज़ हैं, जो वोकैब्युलरी है, वो हमें इंग्लिश की ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स में हम प्रोपोज़िशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक को देखेंगे और लॉजिक क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और इसी के आइंदा आने वाले कोर्सेज़ में हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक देख सकते हैं, इसके अलावा कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी के अंदर हम ट्यूरिंग मशीन्स को देखते हैं और ट्यूरिंग मशीन जो मॉडर्न डे प्रोसेसर है, उसका बेसिक कंपोनेंट है। और आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन वो जगह है जहाँ पे मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस की बुनियाद रखता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लॉजिक क्या है, कैसे, कहाँ पे और क्यों यूज़ होती है और इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। लॉजिक के 3 बुनियादी अज्ज़ा हैं। सबसे पहले तो आप देखना चाहते हैं कि आपके पास एक स्टेटमेंट लाई जाती है और आप देखना चाहते हैं कि क्या आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है कि आप इस स्टेटमेंट को ट्रू कह सकें। तो सबसे पहला कंपोनेंट लॉजिक का ये है कि ये ट्रुथ को डिफाइन करती है। कब आप कहते हैं कि एक स्टेटमेंट ट्रू है और कब आप कहते हैं कि ये स्टेटमेंट फ़ॉल्स है। और बाज़ केसेज़ में आप ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ना तो ट्रू है, ना फ़ॉल्स है, या ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि पैराडॉक्सेस कहलाती हैं। आज की वीडियो में भी हम एक पैराडॉक्स देखेंगे, तो उनसे लॉजिक किस तरह से डील करती है। तो पहला टूल जो लॉजिक आपको मुहैया करती है, वो ट्रुथ की डेफिनेशन देती है। दूसरा कंपोनेंट होता है डिडक्शन रूल्स का। डिडक्शन वहाँ पे इस्तेमाल होती है जब आपके पास एक नॉलेज बेस है और वहाँ से आप कोई नई इन्फॉर्मेशन इन्फर करना चाह रहे हैं। आप देखना चाहते हैं कि क्या आपने करेक्ट रूल ऑफ डिडक्शन यूज़ किया है, और ये सारे टूल्स आपको लॉजिक देती है। मिसाल के तौर पर आप एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स देख लें कि तमाम इंसान ज़िंदा रहने के लिए खाना खाते हैं और मैं एक इंसान हूँ। इन 2 स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए आप ये स्टेटमेंट अख़ज़ कर सकते हैं कि मैं ज़िंदा रहने के लिए खाना खाता हूँ। और आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी तीसरी स्टेटमेंट थी, वो आपकी पहली 2 स्टेटमेंट से अख़ज़ की गई है। इसी तरह के मज़ीद रूल्स ऑफ डेरिवेशन या डिडक्शन रूल्स लॉजिक आपको प्रोवाइड करती है। और तीसरा कंपोनेंट लॉजिक का होता है रिवर्स डिडक्शन, जिसको आप अबडक्शन का नाम भी कह सकते हैं, कि कोई इवेंट होता है और आप उसकी एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और आप इसको मानते हैं, लेकिन क्या वजह बनी इस स्टेटमेंट के ट्रू होने की? वहाँ पे कई वजूहात हो सकती हैं और उनमें से बेस्ट एक्सप्लेनेशन इस स्टेटमेंट के लिए क्या हो सकती है? एक एग्ज़ाम्पल की मदद से हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि एवरी पाकिस्तानी लव्स कायद-ए-आज़म। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि वाई कोई एक इंसान है जो कि पाकिस्तानी है। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए आप ये अख़ज़ कर सकते हैं कि वाई नाम का जो बंदा है, वो कायद-ए-आज़म से प्यार करता है। और पहली 2 स्टेटमेंट से तीसरी स्टेटमेंट को हासिल करने का जो प्रोसेस है, ये रूल ऑफ डिडक्शन कहलाता है। इसके अलावा लॉजिक में इंडक्शन भी होती है, जिसमें आप रिवर्स जाना चाहते हैं कि आप हर पाकिस्तानी को इंडिविजुअली चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या वो कायद-ए-आज़म से मोहब्बत रखता है या नहीं, और इसकी बेस पे आप ये रिज़ल्ट अख़ज़ करना चाह रहे हैं, आया कि हर पाकिस्तानी कायद-ए-आज़म से प्यार करता है या नहीं। इसे हम इंडक्शन कहते हैं और ये भी हम इंशाल्लाह इस इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स में देखेंगे। और जो तीसरी बात मैंने कही थी अबडक्शन के नाम से, वो ये है कि आपके पास सिर्फ़ एक स्टेटमेंट है कि व्हाई लव्स कायद-ए-आज़म, और आप इसकी रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है जो कि आपको कन्विंस करे कि व्हाई रियली लव्स कायद-ए-आज़म। आया कि व्हाई एक पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी कायद-ए-आज़म से प्यार करता है,
या इसके अलावा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज बेस में हो सकती है, जिसको आप यूज़ करते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि हाँ जी, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि व्हाई लव्स कायदे-आज़म। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये अबडक्शन है और अबडक्शन हम इंशाल्लाह आइंदा कुछ कोर्सेज़ में देखेंगे। तो ये बस मिसाल देने के लिए मैंने यहाँ पे बयान किया कि लॉजिक आपको क्या-क्या चीज़ें मुहैया करती है। लॉजिक क्यों ज़रूरी है? पहली चीज़ तो ये है कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो आप चाहते हैं कि अगले बंदे को वही बात की समझ आए जो कि आप उसे कहना चाह रहे हैं। आपको लॉजिकल रहना पड़ता है, आपको वही वोकैब्युलरी यूज़ करनी पड़ती है जो कि उस बंदे की वोकैब्युलरी हो और आपकी रीज़निंग को साउंड होना पड़ता है। ये साउंड से मुराद ये है कि आप डिडक्शन रूल्स को फ़ॉलो करते हुए आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं उसे कन्विंस करने के लिए। यहाँ पे लॉजिक बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे जब आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और सिर्फ़ इंसान के साथ ही नहीं, जब आप एक मशीन के साथ, एक कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तब भी आपको लॉजिकल होना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर आपका प्रोग्रामिंग का थोड़ा-सा तजुर्बा है, तो उसमें आपके पास लॉजिकल रूल्स होते हैं। इफ एल्स की फॉर्म की स्टेटमेंट्स होती हैं, आप उसे कंप्यूटर को आप एक प्रोग्राम को या एक एल्गोरिथम को क्लियरली बताना चाहते हैं कि अगर इस तरह हो, तो तुमने ये करना है और अगर इस तरह से ये ना हो, तो तुमने ये करना है। तो ये सारे केसेज़ में लॉजिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इंसान की कॉमन सेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो बाज़ औक़ात अगर क्लियरली बातें नहीं भी की जाती, तो इंसान उनको समझ लेता है। लेकिन मशीन उनको बिल्कुल भी नहीं समझती। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि लॉजिक आपकी जो चीज़ें जिनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनको मीनिंग देती है और इसके साथ-साथ ये एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफ़िक होती है। इससे मुराद ये है कि जो चीज़ आपने एक एक माहौल में, एक मॉडल के अंदर डिफ़ाइन कर दी है, लाज़मी नहीं कि वो दूसरे मॉडल के अंदर ऑटोमैटिकली डिफ़ाइन कर दी गई हो। इसकी सबसे अच्छी या शायद सबसे फ़नी मिसाल मैं आपके सामने ये रखूँगा कि अगर आप अपने छोटे भाई को पप्पू के नाम से बुलाते हैं, तो लाज़मी नहीं कि आपका दोस्त जो आपके हमसाये में रहता है, वो भी अपने छोटे भाई को पप्पू के नाम से बुलाए। तो हम इन चीज़ों को मज़ीद फ़ॉर्मलाइज़ करेंगे अपने आइंदा कुछ लेक्चर्स में कि क्या मतलब है कि चीज़ें एक मॉडल से दूसरे मॉडल में जा सकती हैं या नहीं जा सकती और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफ़िसिटी का क्या मतलब है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि आप एक बड़ा मॉडल बनाते हैं, उसके अंदर आपकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, फिर आप उसका एक छोटा-सा मॉडल लेते हैं और देखते हैं कि क्या वहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं और इसी तरह से आप मॉडल्स के अंदर मॉडल्स बनाते जाते हैं। इसकी एक मिसाल मॉडल इनसाइड अ मॉडल की ये होगी कि पाकिस्तान एक मॉडल है और उसका अगर आप सब मॉडल लें तो जो आपका सिटी है, वो एक सब मॉडल है और इसके अलावा आपकी जो फैमिली है, वो एक मॉडल है और उसके अंदर जो आपके बहन-भाई, माँ-बाप हैं, वो एक सब मॉडल है। एक मिसाल यहाँ पे लेते हैं फैमिली मॉडल की। इस फैमिली में एक माँ है, एक बाप है, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। और मैं चाहूँगा कि आप फ़ॉर्मली तो क्योंकि हमने अभी लॉजिक को नहीं देखा, तो इनफ़ॉर्मली देखें कि एक घर के अंदर ये लोग रह रहे हैं और हम देखेंगे कि कौन-कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें ट्रू हैं और कौन-सी ट्रू नहीं हैं। तो ये स्टेटमेंट्स इसके अंदर ट्रू हैं कि इस घर के अंदर एक बाप है। जी, ये बात दुरुस्त है और हर लड़के का कम से कम 1 भाई और 1 बहन है और हर लड़की के 1 से ज़्यादा भाई हैं। तो ये स्टेटमेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस मॉडल में ट्रू हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ऐड करें कि कज़न का कॉन्सेप्ट ऐड करें, तो कज़न यहाँ पे डिफाइंड अभी तक नहीं है और ये मेरी मुराद थी कहने से कि जब आप कहते हैं लॉजिक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। इवन दो कि आपको पता है कज़न क्या होता है, लेकिन इस मॉडल के अंदर आपको नहीं पता कि कज़न क्या होता है। तो लॉजिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी इंट्यूशंस को और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल तब तक ना करें जब तक लॉजिक आपको अलाउ नहीं करती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट्स इस मॉडल के अंदर फ़ॉल्स हैं। हर फ़र्द का फैमिली के अंदर एक भाई है, तो माँ-बाप का कोई भाई नहीं है और हर लड़के के 2 भाई हैं, तो मिसाल के तौर पर अगर आप एक लड़के का इंतखाब करें, तो उसके पास सिर्फ़ 1 भाई बचता है, तो ये स्टेटमेंट भी फ़ॉल्स है। अगर आप चाहें तो जो आपने बाकी के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वो भी आप यहाँ पे लागू करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट एक आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ए बी के साथ रिलेट करता है, तो बी ए के साथ भी रिलेट करे। वो यहाँ पे ट्रू नहीं है क्योंकि जो अगर आप एक लड़का और एक लड़की की मिसाल लें, तो लड़का लड़की का भाई है, लेकिन लड़की लड़के की भाई नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जब हम मिसालें लें और लॉजिक को डिस्कस करें, तो हम बाकी के कॉन्सेप्ट्स, बाकी के मैथ में जो आप पढ़े जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को भी इसके अंदर शामिल कर लें।
यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुकना चाहूँगा और थोड़ा-सा टॉपिक से हटना भी चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यों ज़रूरी है कि आप ट्रुथ को डिफाइन करें। क्या आपकी इंट्यूशन काफ़ी नहीं होती? क्या आपको पता हो कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है और क्या फ़ॉल्स है? तो आइए हम इसको परखते हैं। पैराडॉक्स एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक ही वक़्त में ट्रू भी होती है और फ़ॉल्स भी होती है। या दूसरे अल्फ़ाज़ में जो एक ही टाइम में ना तो ट्रू होती है और ना फ़ॉल्स होती है। इसे मेरे ख़्याल से इसके लिए उर्दू में तज़ाद का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं यकीन से ये बात नहीं कह सकता कि उर्दू में इसके लिए क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। पैराडॉक्स है कि आई एम अ लायर। मैं इसे उर्दू में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मैं झूठा हूँ। सवाल आपसे ये है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फ़ॉल्स? आप मैं की जगह पे अपने आप को रख के देखें। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैं झूठा हूँ और झूठा बंदा वो होता है जिसकी हर बात गलत होती है। अगर मैं झूठा हूँ, तो मेरी हर स्टेटमेंट झूठ होगी, लेकिन अभी-अभी मैंने कहा कि मैं झूठा हूँ, तो ये स्टेटमेंट तो सच साबित हो गई, जिसका मतलब है कि मैं झूठा नहीं रहा। जबकि दूसरी तरफ अगर ये स्टेटमेंट फ़ॉल्स है, तो मैं झूठा नहीं हूँ, लेकिन अभी-अभी मैंने ये स्टेटमेंट अपने मुँह से कही थी कि मैं झूठा हूँ, जो कि एक फ़ॉल्स स्टेटमेंट साबित हुई, तो इसका मतलब है कि मुझे तो झूठा होना चाहिए और ये स्टेटमेंट फिर से ट्रू साबित हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप डिफ़ाइन करें कि ट्रुथ का क्या मतलब है और फ़ॉल्स का क्या मतलब है। वरना आपके पास इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स और भी आएँगी। हम अपने आइंदा लेक्चर्स में एक रसेल्स पैराडॉक्स है, जिसे बार्बर्स पैराडॉक्स भी कहते हैं, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लॉजिक एक ऐसा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, जो कि आपको टूल्स प्रोवाइड करती है, जिससे आप इस तरह के स्टेटमेंट्स को टैकल कर सकते हैं। जो सबसे बुनियादी जुज़ है प्रोपोज़िशनल लॉजिक का, वो प्रोपोज़िशन है। प्रोपोज़िशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, जो कि या तो दुरुस्त हो सकती है या वो गलत हो सकती है और इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बचती। प्रोपोज़िशनल लॉजिक के अंदर हम सिर्फ़ प्रोपोज़िशंस को डिस्कस करते हैं और आप ऐसी स्टेटमेंट्स देखते हैं जिनको आप या तो ट्रू लेबल कर सकते हैं या फ़ॉल्स लेबल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर द ट्रेन इज़ मूविंग, तो आप देख सकते हैं कि अगर ट्रेन चल रही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी और अगर ट्रेन नहीं चल रही, तो ये स्टेटमेंट फ़ॉल्स होगी। और इसी तरह से टुडे इज़ संडे, अगर आप इतवार के दिन ये वीडियो देखते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी और बाकी 6 दिनों में ये स्टेटमेंट फ़ॉल्स होगी। क्या हर स्टेटमेंट एक प्रोपोज़िशन होती है? बाज़ औक़ात आप एक स्टेटमेंट को नहीं लेबल कर सकते कि ये सिर्फ़ ट्रू या फ़ॉल्स है। उसके लिए आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पर स्टॉप दैट, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आप ट्रू फॉल्स लेबल नहीं कर सकते। और आई प्रॉमिस दैट ही कम्स, ये भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि मुस्तकबिल पे डिपेंड कर रही है, तो ये आप इसको अभी नहीं बता सकते कि ये ट्रू या फॉल्स है। जून 19 इज़ अ संडे, इसको आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है या नहीं। और आई विल अपलोड अ वीडियो टुमारो, ये आपके लिए सवाल है। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है, तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन-सी स्टेटमेंट प्रोपोज़िशन है और कौन-सी प्रोपोज़िशन नहीं है। जो दूसरा बुनियादी जुज़्व है प्रोपोज़िशनल लॉजिक का, वो कनेक्टिव का है। कनेक्टिव से मुराद लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। ऐसे 5 लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो कि प्रोपोज़िशनल लॉजिक आपको देती है। इसमें है एंड, और, नॉट, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ। और हैरानकुन बात ये है कि ये पाँचों ऑपरेशंस आप अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ भी करते हैं। एंड, जिसे आप उर्दू में और कहते हैं, इसका वही मतलब लॉजिक के अंदर है जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बस आप इसको फ़ॉर्मली तौर पे डिफ़ाइन करते हैं लॉजिक के अंदर कि कब स्टेटमेंट एंड के साथ ट्रू होगी और कब नहीं होगी। और इसी तरह बाकी सारे ऑपरेशन भी आप देख सकते हैं कि आपने अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। क्योंकि लॉजिक मैथ का ही एक सब्जेक्ट है, तो हम ज़ाहिर है हम इंग्लिश के अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम उनके लिए सिम्बल्स यूज़ करेंगे। तो इन ऑपरेशंस के लिए हम सिंबल इस तरह से यूज़ करते हैं। एंड के लिए सिंबल उसके सामने लिखा गया है और इसी तरह से बाकी तमाम ऑपरेशंस के लिए भी, और इनके लॉजिक के अंदर नाम भी हैं। सो एंड को हम कंजंक्शन का नाम देते हैं, और को डिसजंक्शन का, इसी तरह नेगेशन, इम्प्लीकेशन और बाय इम्प्लीकेशन। हम अपने पहले कुछ लेक्चर्स में इनके लिए एंड और नॉट का लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर हम कोशिश करेंगे कि हम मैथमेटिकल सिंबल्स पे मूव हो जाएँ। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप इन सारे सिंबल्स को याद रख सकें। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम कंजंक्शन, डिसजंक्शन वगैरह जो कि बड़े-बड़े अल्फ़ाज़ हैं, उसका इस्तेमाल ना करें। क्योंकि ये कोर्स सिर्फ़ मैथ के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर एक बंदा इस कोर्स को ले सकता है। यहाँ पे हमने कुछ मिसालें लिखी हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशंस यूज़ होते हैं।
द लाइट इज़ ऑन एंड द स्टूडेंट इज़ रीडिंग। ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी और कब फ़ॉल्स होगी? तो जैसे हम देखते हैं कि एंड के साथ स्टेटमेंट उसी वक़्त ट्रू होती है जब दोनों कंपोनेंट्स उसके ट्रू हों। तो मिसाल के तौर पर पहली स्टेटमेंट सिर्फ़ उसी वक़्त ट्रू होगी जब लाइट ऑन है और स्टूडेंट पढ़ रहा है। और इसी तरह से जो दूसरी स्टेटमेंट है टुडे इज़ संडे और टुडे इज़ जून 17, तो और के साथ स्टेटमेंट तब ट्रू होती है जब दोनों में से कम एक स्टेटमेंट ट्रू हो। और इसी तरह से जो नेगेशन होती है, जो नॉट होता है वो एक स्टेटमेंट का उलट कर देता है, स्टेइंग एट होम इज़ फन। तो जब आप इसके साथ नेगेशन रख देते हैं तो इसका मतलब बन जाता है कि स्टेइंग एट होम इज़ नॉट फन। और इसी तरह से द लॉकडाउन इज़ ओवर, आई गो टू द यूनिवर्सिटी। ज ये स्टेटमेंट उस वक़्त ट्रू होगी कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो तब आप यूनिवर्सिटी जाएँ। और ये स्टेटमेंट फ़ॉल्स होगी जब लॉकडाउन ओवर हो गया है और आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते। और जो बाय इम्प्लीकेशन है, जो इफ एंड ओनली इफ है, जिसकी मिसाल लास्ट पे दी गई है, वो कहता है कि 2 स्टेटमेंट्स एक ही वक़्त में या दोनों ट्रू हों या दोनों फ़ॉल्स हों। अपनी आइंदा वीडियो में हम लॉजिकल कनेक्टिव्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे और इसके अलावा एक असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है लॉजिक के अंदर, वो हम देखेंगे। और ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती हैं, ट्रुथ टेबल्स किसको कहते हैं, ये सब हम अब इंशाल्लाह अपनी आइंदा वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये कोर्स इंटरेस्टिंग लगे तो बराए मेहरबानी हमें बताइएगा कि क्या हमें उर्दू में इसे साथ लेकर चलना चाहिए या सिर्फ़ अंग्रेज़ी काफ़ी होगा। जैसा कि मैंने कहा कि उर्दू में कोर्स के लिए फिर यही होगा कि हम वोकैब्युलरी भी इंग्लिश की ही यूज़ करेंगे, जो लॉजिक की टर्म्स हैं, और जो लिटरेचर है वो भी हमें इंग्लिश का ही यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जो बोलने की लैंग्वेज है वो उर्दू और इंग्लिश मिक्स हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।